लोग आज पढ़ रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में NCERT में पहला है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में। दूसरा है एटॉमिक साइज, आयनिक साइज। तीसरा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फिर उसी तरह से अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी हम थोड़ा सा आगे पीछे ऑर्डर में चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ हम पहले आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में ही बताएंगे, फिर उसका बाकी प्रॉपर्टीज़। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में सिंपली ये तो पता होगा ही, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े हैं कि एटम के बीच में न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये जो डिस्टेंस है इसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हम लोग शुरू में ये भी पढ़े हैं किसी एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब एकदम जो उसका वैल्यू है एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। कारण क्या है, क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते? तो पहला रीज़न है ये डिस्टेंस इतना छोटा है कि उसको मापने के लिए कोई सुइटेबल डिवाइस नहीं है। इस छोटा डिस्टेंस को मापने के लिए वो डिवाइस में कुछ, जैसे पढ़े ना फिजिक्स में आप लोग, वो एरर इन मेजरमेंट, तो इतना छोटा डिवाइस में मेजरमेंट करेंगे तो कुछ एरर आ जाएगा। पहला सुइटेबल डिवाइस नहीं है मेजरमेंट करने के लिए। दूसरा क्या है कि एटम का जो बाउंड्री होता है वो फिक्स होता नहीं है कि यहीं तक होगा, उसके आगे नहीं होगा। ऐसा कोई फिक्स्ड बाउंड्री भी एटम का नहीं है, फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। और उसमें हम लोग, मतलब ये दो मेन रीजन ही, यही दो मेन रीजन है कि एटम है डज नॉट हैव एनी डिस्क्रीट बाउंड्री। दूसरा, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, इसको मेजर करने के लिए कोई सुइटेबल डिवाइस नहीं है। तो फिर भी हम लोग लमसम काम चलाने वाला जो तरीका हम लोग यूज कर लेते हैं, और उसी से क्या क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस है ना, वान डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ये सब हम लोग निकालते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो होगा, ऐसे जनरल ट्रेंड आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में कि लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है। पीरियोडिक टेबल जो था, इसमें पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर क्या था कि ऐसे हम लोग ये पढ़े होंगे आप लोग कि लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें आपको S ब्लॉक है और इधर P ब्लॉक है। तो S का साइज सबसे बड़ा होगा और उधर जाते जाते ये छोटा हो जाएगा, तो दोनों के बीच में D ब्लॉक है। तो D ब्लॉक एलिमेंट का जो साइज होगा वो क्या होगा, इन बिटवीन होगा ना, बीच में होगा। तो इसलिए द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स लाई इन बिटवीन दोज ऑफ S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है कि ये इन बिटवीन मतलब दोनों के बीच में होता है, S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट के बीच में आता है। S ब्लॉक एलिमेंट से छोटा होगा और P ब्लॉक एलिमेंट से साइज बड़ा होगा, है ना ये। और जनरली the atomic radii of D block elements in a series decrease with increase in atomic number। यानी लेफ्ट टू राइट ऐसे एक ट्रांजिशन सीरीज में अगर जाएंगे, ऐसे अगर जाएंगे तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या था, घट रहा था ना।
तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। जनरली द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन ए सीरीज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और इसका रीजन क्या होता है, इसका कारण क्यों घटता है ना, ये लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता क्यों है। देखिए, साइज के लिए कुछ फैक्टर है। सबसे पहला, साइज जो होगा, एटम, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, तो पहला फैक्टर तो है नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, साइज क्या होगा, बढ़ेगा ना। ऑर्बिट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो इसमें ऑर्बिट का नंबर चेंज होता ही नहीं है, तो ऑर्बिट नंबर तो फिक्स रह गया। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के वजह से इधर इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ऑर्बिट तो सिकुड़ेगा ना, धीरे धीरे ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और इस ऑर्बिट के सिकुड़ने के वजह से ही एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है। ये रीजन है ना, कि द न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर्स ए डी ऑर्बिटल ईच टाइम, है ना, डी ऑर्बिटल ईच टाइम, है ना, डी ऑर्बिटल, और यहाँ क्या, ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय यूनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, और हर एक बार में उसका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक एक करके बढ़ रहा है। और साथ ही साथ डी ऑर्बिटल, ये जानते होंगे, ये भी चीज़, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो जानते हैं, है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में ही बताया हुआ है कि अंदर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन, है ना, अंदर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन अप्लाई करता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। तो लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, एस पी डी एफ क्या है, एस तो एकदम सिंपल है, स्फेरिकल, पी क्या हो जाएगा, डम्बेल, डी डबल डम्बेल, और एफ में तो बहुत सारे लोब्स होते हैं। तो एस की तुलना में पी डी एफ की तरफ जाएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, और जितना ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका शिल्डिंग इफेक्ट उतना कम होता है, शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है। एस में स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, पी में उससे कम, डी में उससे कम, और एफ में सबसे कम। तो यहाँ क्या है, द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव, है ना, वो डी का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं है। इस वजह से, यानी कि मान लीजिए ये एक और ऑर्बिट है, तो यहाँ पर डी है और ये लास्ट ऑर्बिट, तो डी जो बाहर वाले पे रिपल्सन करेगा वो रिपल्सन क्या होगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है। तो परिणाम क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था और ये उसको रिपेल कर रहा था, इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा घट जा रहा था। लेकिन अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा डोमिनेंट होगा। इसीलिए यहाँ हमने क्या लिखा है कि हेंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक?
कि हम लोग जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाले ऑर्बिट में प्रवेश कर नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन तो अंदर वाले ऑर्बिट में घुस रहा है ना। और अंदर वाले ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन घुस रहा है तो बाहर वाले पे रिपेल करेगा, वही स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो साइज को बढ़ाना चाहेगा। लेकिन क्या है, डी ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होने से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के वजह से ये क्या करता है कि एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, इसलिए अंतिम ऑर्बिट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और उसके सिकुड़ने के वजह से एटम का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये था एटॉमिक साइज। नेक्स्ट उसमें क्या है, और यही ट्रेंड ऑलमोस्ट लागू होता है किसमें? द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द आयोनिक रेडियाई ऑफ ए गिवन सीरीज। और आयोनिक रेडियाई में क्या होगा? चार्ज क्या होना चाहिए? सेम चार्ज। मतलब ऐसा नहीं फिर लीजिए कि जैसे डी ब्लॉक में पहला ट्रांजिशन सीरीज को आप कंसिडर कीजिए, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, उसी तरह मैंगनीज, ऐसे हम लोग ले रहे हैं उधर मैंगनीज। तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि इसका हम लोग इसका +3 चार्ज ले लें और इसका +1 ले लें तब कंपेयर करें, ऐसा नहीं। ये द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द आयोनिक रेडियाई ऑफ ए गिवन सीरीज ओनली व्हेन द चार्ज ऑन आयन इज द सेम। मतलब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ जब चार्ज सेम होगा तब लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होगा? घटेगा, आयन का भी साइज घटेगा। अगर चार्ज डिफर कर जाए तब हो सकता है कि यहाँ पर आपको मान लीजिए SC आप ले लिए 3+ और TI आप ले लिए 1 ही प्लस, तब क्या हो जाएगा? ऐसे कंडीशन में इससे इसका साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से एटम के साइज में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने से साइज में क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से इधर साइज ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये जो टर्म लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है? जब चार्ज सेम हो। देखिएगा, ये सेम चार्ज वाला आपको NCERT में भी ये लाइन लिखा है कि इन जनरल आयन्स ऑफ सेम चार्ज in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number। मतलब आयन में क्या होना चाहिए? चार्ज सेम होगा तब ये ट्रेंड फॉलो होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? द वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। वेरिएशन, ये भी आपको डायरेक्ट NCERT का ही लाइन है। The variation within a series is quite small। मतलब एक सीरीज में हम लोग अगर ये चार्ज नहीं लें तो लेफ्ट राइट जाने से तो घट रहा है, लेकिन इससे इसका साइज जो घटेगा वो बहुत थोड़ा होगा, बहुत शार्प डिक्रीज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो डिक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो वही द वेरिएशन विद इन अ सीरीज, वेरिएशन इज इन व्हाट? इन एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस विद सेम चार्ज, द वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल, बहुत थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, मतलब बीच में देखिए कम है, और एट द एंड ऑफ अ पीरियड देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेट। देखिए लगातार घट रहा है और लास्ट में थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया, है ना, स्लाइट इंक्रीज होता है।
है ना। ये एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्जेस व्हेन एटॉमिक साइज ऑफ वन सीरीज आर कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द अदर सीरीज। ये एक सीरीज से दूसरे सीरीज का कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट उभर कर आता है ना। दिस लाइन इज ऑल्सो फ्रॉम योर NCERT। ये यहाँ पर है वेरिएशन। यहाँ पर हम लोग इसमें किसको रखे हैं, यहाँ रेडियस को रखे हैं, उधर लिखा हुआ ही है, इधर रेडियस को रखे हैं, और यहाँ पर हम लोग किसको रखे हैं, इधर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो ये कौन सा सीरीज है, ये आपको 3D सीरीज के लिए है, और ये वाला किसके लिए है, ये 4D सीरीज के लिए है, और ये रेड वाला ये 5D सीरीज के लिए है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सीरीज में आप 3D सीरीज में लीजिए तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये कंपैरिजन ले रहे हैं। तो 3D और 4D के बीच का गैप क्या है, ज़्यादा है। 4D और 5D के बीच का गैप कम है, और इधर गैप ज़्यादा, उधर जाते जाते गैप कम हो गया है ना। तो और यहाँ एक सीरीज में अगर लेते हैं ऐसे बढ़ रहे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए पहले साइज घटने के बाद ये इतना दूर जो होगा, ये यहाँ पर साइज ऑलमोस्ट इतना दूर अगर लीजिएगा तो साइज में बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं है। फिर यहाँ से उधर साइज क्या हो गया, बढ़ गया, इधर घट रहा है, यहाँ बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, फिर बाद में बढ़ रहा है। सब में देखिए वही हो रहा है ना। ये इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इस ग्राफ को देख करके आपको सीधा ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दे करके आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ग्राफ से क्या क्या पता चल रहा है कि एटॉमिक किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक साइज पहले घटता है, बीच में ऑलमोस्ट सेम रहता है, फिर एटॉमिक साइज बढ़ता है। 3D और 4D के बीच का गैप ज़्यादा है साइज में, लेकिन 4D और 5D के बीच ये गैप कम हो जाता है। ये यहाँ से मिलता है। अब सबका रीजन है कि क्यों ऐसा होता है, अब उसी रीजन को हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। इसलिए ये पेज यहाँ खाली छोड़ा गया है, इसमें हम लोग इसका रीजन देखिए क्या है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, फिर क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर और फिर जिंक। यह है अब यहाँ पर स्कैंडियम का लास्ट डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे इस जगह क्या हो जाएगा 3D1 होगा, 3D1, डी में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या होगा 3D2, इसमें क्या होगा 3D3, यहाँ होता तो हम लोग लिख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
3D4, हालांकि ये चेंज होकर हो जाता है 3D5, लेकिन अब वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा 3D5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D6, यहाँ 3D7, यहाँ पर 3D8, फिर यहाँ क्या 3D9 और 3D10। ये अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ऐसे तो यहाँ भी D10 ही हो जाता है, ये होगा। और अगर हम लोग एटॉमिक नंबर लेते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पर 21, 22, 23, 24, या 25, 26, ये 27, 28, 29 और इधर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस जगह देखिए, यहाँ है क्या D1, ये जो हम लोग D ऑर्बिटल को लेते हैं, हम लोग ये D ऑर्बिटल के बारे में, यहाँ पर ये D ऑर्बिटल, इसमें 5D ऑर्बिटल है, 5D ऑर्बिटल। अब इसमें D में एक इलेक्ट्रॉन है ना, इस जगह ये न्यूक्लियस है, और ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा, और ये हो जाएगा यहाँ चौथा ऑर्बिट, है ना, इस तरह से यहाँ होगा। तो D तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इस तरह से। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन घुस रहा है किसमें 3D में, एक इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ भी वही कंडीशन, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से वो क्या करेगा, वो बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, ऑर्बिट सिकुड़ेगा, यानी एटम का साइज घटेगा। तो लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो एटॉमिक नंबर हर स्टेप में एक एक बढ़ रहा है। वो क्या कोशिश कर रहा है, वो क्या चाहता है, ये एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा, बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस के हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ कि एटॉमिक नंबर क्या चाहता है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर देखें तो चाहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होगा, साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, साइज शुड डिक्रीज, है ना। एटॉमिक नंबर ये कहता है, एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट से लग रहा है कि नहीं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटना चाहिए। लेकिन एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घुस रहा है, लास्ट ऑर्बिट पे तो घुस नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन घुस रहा है कहाँ, इसमें। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें घुस रहा है, धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ जब आएगा और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर तो वो रिपल्सन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे अंदर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, वो बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, इसी को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, वो बाहर वाले ऑर्बिट पर ज़्यादा रिपल्सन अप्लाई करेगा, और रिपल्सन अप्लाई करेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगा, ये साइज बढ़ना चाहेगा। यानी कि इस जगह एटॉमिक नंबर तो साइज घटा रहा है, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन यहाँ जो जा रहा है वो, यानी कि ये क्या कर रहा है,
डी इलेक्ट्रॉन के वजह से यहाँ जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शिल्डिंग इफेक्ट, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, इसके वजह से इधर जाएंगे तो साइज क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए ना, क्या समझ रहे हैं। इधर साइज एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो साइज को घटाना चाहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या इनर डी ऑर्बिटल में बढ़ने से वो बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, वो साइज को बढ़ाना चाहेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने से एक कह रहा है क्या कि नहीं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर कह रहा है नहीं, साइज घटना चाहिए। लेकिन डी में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है उसका शिल्डिंग इफेक्ट कह रहा है कि नहीं, साइज बढ़ना चाहिए। हम लोग किसका बात मानेंगे, एटॉमिक नंबर का मानेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मानेंगे, किसका बात मानेंगे, दोनों दो बात कह रहा है ना। तो यहाँ पर ये तो इस जगह अब क्या हम लोग फॉलो करेंगे, तो हमारे दिमाग में यही होगा, अगर एटॉमिक नंबर डोमिनेंट हो तो फिर ये साइज डिक्रीज करेगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो तो साइज इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं क्या होता है कहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जब जाइएगा तो डी में तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहा है, एक एक करके ही ना भर रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक एक करके ही भर रहा है। तो एक एक करके भरेगा अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक ही मतलब अलग अलग रूम है और अलग अलग रूम में जितना खाली है एक एक करके आदमी जा रहा है, वहाँ झंझट का कोई चांस ही नहीं। जब एक रूम में 2 जाएंगे तब तो झंझट झगड़ा होने का चांस है, तो यहाँ तो अलग अलग इसमें जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन का कोई चांस नहीं। तो यहाँ जब D5 तक में जो अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ तक में ये स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट नहीं हो पाएगा। तो कौन डोमिनेंट होगा, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर डोमिनेंट होगा तो यहाँ से वहाँ क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज करना चाहिए। इसीलिए स्कैंडियम से Mn तक क्या होता है, साइज डिक्रीज करेगा, यहाँ साइज डिक्रीजेस। अब इसके बाद यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनना शुरू होता है, जैसे ही जोड़ा बनना शुरू होगा रिपल्सन बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो यहाँ तक में पहले तो अब तक क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अब ये धीरे धीरे शिल्डिंग इफेक्ट उठ रहा है, तो वो क्या होगा, इतना दूर तक में ये दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर देता है। साइज एटॉमिक नंबर कह रहा है नहीं साइज घटेगा, लेकिन यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उतना ही है, वो कहेगा साइज बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी यहाँ तक में साइज में कोई खास वेरिएशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे D9 होगा और D10 सारे पेयर्ड हो गए, तो यहाँ जाते जाते फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। किस पर, एटॉमिक नंबर पे। इसलिए यहाँ से इधर फिर साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब बताइए वो ग्राफ क्लियर हो गया कि कैसे पहले साइज घट रहा था, बीच में कांस्टेंट, बाद में बढ़ा। क्लियर हो गया
साइज। तो यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहा है कि डी किसी भी ट्रांजिशन सीरीज या डी सीरीज में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता है और उसके बढ़ने से न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। वो साइज को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, इट टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द एटॉमिक साइज। At the same time, electrons enter inner d orbital. As the number of electron in inner d orbital increases, they will start repelling the electron of outer orbital. तो यहाँ क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट विल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड द एटम। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाना चाहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वन फैक्टर इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द एटम एंड अनदर फैक्टर इज ट्राइंग टू एक्सपैंड द एटम, विच वन टू बी फॉलोड। तो हम लोग के लिए आएगा कि हम लोग क्या देखेंगे, जो डोमिनेंट होगा उसी को फॉलो करेंगे। तो जब तक डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम था। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के वजह से वहाँ एटॉमिक नंबर को डोमिनेंट फैक्टर लिए, इसलिए यहाँ से यहाँ तक साइज घट गया। उधर जब डी में इलेक्ट्रॉन पेयर होना शुरू हुआ, धीरे धीरे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट धीरे धीरे जो बढ़ा वो उसको काउंटर बैलेंस करने लगा, इसलिए वहाँ तक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। जब डी में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया, एटॉमिक नंबर पर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो गया, इसलिए वहाँ साइज बढ़ गया। क्लियर, समझ गए इसको, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे हुआ। अब ये तो एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा क्या है, हमने कौन वाला ग्राफ को क्लियर कर दिया, इसको तो समझ लिए ना। इसमें कौन वाला ग्राफ ये क्लियर हो गया, इसको अब मिटा दे रहे हैं हम। तो कौन वाला ग्राफ यहाँ क्लियर हुआ, तो देखिए इसमें ग्राफ आपको ये वाला हमने अभी क्लियर कर दिया है ना, ये वाला हमने ये क्लियर कर दिया कि ये अब हमें इसको दिखाना है। तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पर, तो इसमें तो हम लोग जानते हैं ये 3D सीरीज है, ये 4D। तो 3D और 4D में किसका साइज बड़ा होगा, यहाँ पर 3 ऑर्बिट है, यहाँ 4 ऑर्बिट है, ऑर्बिट की संख्या बढ़ रही है, तो ऑर्बिट की संख्या बढ़ने से साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसलिए 3D से 4D का साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए 3D से 4D क्या हो गया, ऊपर हो गया, है ना। यहाँ गैप ज़्यादा है क्योंकि एक ऑर्बिट का डिफरेंस है, उसके वजह से ये गैप ज़्यादा है। मेन क्वेश्चन अराइजेज कि वाई द गैप इज लेस बिटवीन 4D एंड 5D, इन दोनों के बीच गैप कम कैसे हो गया। इनफैक्ट कहा जाता है कि 4D और 5D के बीच ये ऑलमोस्ट साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत कम का डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट सेम माना जाता है। इसका रीजन क्या है, फिर इसको अब हम लोग इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। इन दोनों के लिए फिर यहाँ पर एलिमेंट इधर क्या है, देखिए यहाँ एलिमेंट क्या है, हम लोग 4D सीरीज लेते हैं। 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है बताइए, Y और क्या था, ZR, उसके बाद NB है ना, MO, उसके बाद TC है ना, उसके बाद RU, RH और PD,
और फिर यहाँ पर AG ना, फिर CD, ये अब यहाँ पर भी उसी तरह का कंडीशन, एटॉमिक नंबर यहाँ कितना कितना है 39 होता है ना, 39, ये क्या हो जाएगा 40, ये 41, यहाँ 42 एकदम लगातार है, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 लगातार है। तो यहाँ भी हम लोग वही ट्रेंड लेंगे। यहाँ पर क्या TC तक जो होगा, यहाँ पर D1, D2, D3, D4, D5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ऐसे अगर जाएंगे तो यहाँ साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ पर डिक्रीज करेगा और ये 3 तक क्या हो जाएगा, साइज यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर यहाँ जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये तो आपको पहले की तरह ही हुआ, इसका रीजन बिल्कुल 3D सीरीज के तरह ही है, सेम एक्सप्लेनेशन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं इस जगह 5D सीरीज को। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं इस जगह 5D सीरीज को। 5D सीरीज में कौन एलिमेंट है, La है, फिर इसके बाद HF है, उसके बाद Ta है, W है, Re है, उसके बाद OS है, IR है, PT है ना, फिर यहाँ पर AU है और यहाँ Hg है। और यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर लीजिएगा, इसका 57 है, तो यहाँ 58 जैसे एक बढ़ा, लेकिन यहाँ 58 नहीं है, इसका कितना है 72 है। और यहाँ फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80। तो यहाँ पे हम लोग अगर लेंगे इस जगह पे, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 58 से लेकर कहाँ तक 71 तक कितने एलिमेंट हुए, 14। जो लैंथेनम के बाद आता है, इसलिए इन सभी एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड्स कहते हैं, लैंथेनाइड। यहाँ 14 एलिमेंट होता है ना ये। तो यहाँ तो लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन लगातार होना चाहिए, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉमिक नंबर वाला फैक्ट लिए। लेकिन यहाँ तो ऑल ऑन ए सडन बहुत घट गया ना, नहीं हो गया, यहाँ ऑल ऑन ए सडन एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा घट गया। तो बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर घट जाने से एटॉमिक रेडियस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ से यहाँ तक अगर लिखिएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, 4f1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 4f14 तक, लास्ट इलेक्ट्रॉन और अंदर चला जाएगा। ठीक है, f ऑर्बिटल d ऑर्बिटल से क्या होता है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, और कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एटॉमिक रेडियस में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लैंथेनाइड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे ऐसे जाते हैं तो साइज में जो डिक्रीज होता है, इसी को कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं,
lanthanide contraction. As we move from left to right in lanthanides, there is gradual decrease in atomic radius. This decrease is called lanthanide contraction. तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत घट गया, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते साइज क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इससे इसका ऑर्बिट एक बढ़ भी गया, लेकिन बीच में जो लैंथेनाइड आया वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इस वजह से इन दोनों का साइज लगभग क्या हो गया, सेम हो गया। इसलिए इसके बीच का गैप क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए 4D और 5D के बीच का गैप क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ऐसा हुआ। तो 3D और 4D के बीच दोनों में कंटिन्यूअस एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, इसलिए दोनों का ट्रेंड सेम रहा। 4D और 5D में ये चेंज आ गया लैंथेनाइड के वजह से, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4D और 5D के बीच का गैप क्या हो गया, कम हो गया। और इतना कम हो गया कि ZR और HF दोनों का आयोनिक साइज लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, थोड़ा का अंतर होगा। और इसके दोनों के प्रॉपर्टी भी इतने मिलते जुलते होंगे कि ये दोनों एलिमेंट नेचर में एक साथ एग्जिस्ट करता है एकदम मिक्सचर के रूप में। एंड इट इज स्टिल द हेडेक फॉर द साइंटिस्ट टू सेपरेट देम केमिकली। मतलब दोनों दो अलग एलिमेंट है, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट के लिए सिरदर्द बना हुआ है कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग अलग कैसे करें। अलग नहीं किया जा सकता, अलग करना मुश्किल हो गया है। इसी के लिए इन दोनों को ट्विन्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ZR और HF को क्या कहते हैं, ट्विन्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ये जोड़ा का भी साइज ऑलमोस्ट सेम, इस जोड़ा, ये तीन जोड़ा का साइज ऑलमोस्ट सेम। यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ थोड़ा डिफर करेगा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा डिफर करेगा, उधर जाएंगे तो फिर ये डिफरेंस। तो इसके वजह से ये तीन पेयर का एटॉमिक साइज लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो यही है, इसी को हम लोग कहते हैं। यहाँ जो बीच में 14 एलिमेंट आया उसके वजह से साइज जो घटा, दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का परिणाम क्या हुआ कि उसके बाद ZR HF का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग अब देखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर अब इसमें वो जो कर्व था उस कर्व पर कंक्लूजन है। द कर्व शो एन इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट 3D टू द सेकेंड 4D सीरीज। 3D से 4D में साइज क्या है, इंक्रीज कर रहा है ना, था ना अभी, तो 3D से है ना। The curve show an increase from the first 3D to second, यानी ये first transition series to the second यानी 4D series of the elements, but the radii of the third series यानी 5D are virtually the same as those of the corresponding members of the सेकेंड सीरीज। यानी कि वर्चुअली मतलब बाहर से अपियर हो रहा है कि लगभग बराबर है। वो तो हम ग्राफ में थोड़ा ऊपर नीचे कर दिए हैं, वो गैप बहुत कम का होता है, तो इसलिए वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द सेकेंड सीरीज, है ना। ये भी देखिएगा NCERT का ही लाइन है। ठीक है, तो ये गैप कम है। दिस फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द 4F सीरीज। ये क्यों हुआ, बीच में 14 एलिमेंट आए, उसमें कौन सा ऑर्बिटल का एंट्री हो गया, 4F का। लैंथेनम ने बताया ना, ये कितना 57 58 से लेकर 71 तक बीच में वहाँ 4F ऑर्बिटल का एंट्री हुआ। वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इसके वजह से साइज उसका घट जाएगा। तो दिस फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द 4F ऑर्बिटल विच मस्ट बी फिल्ड बिफोर द 5D सीरीज, बिफोर द
ये 5D सीरीज भरने से पहले 4F सीरीज को भरना जरूरी है। द फीलिंग ऑफ 4F बिफोर 5D ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, 4F में जाने से एटॉमिक साइज लगातार घटता चला गया। क्यों? क्योंकि 4F ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब वो जो कॉम्प्लिकेटेड है 4F ऑर्बिटल, इसका परिणाम क्या हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर डोमिनेंट हो गया, उसका साइज घट गया। इसी को क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ये the net result of the lengthenide contraction is that the second and the third D series exhibit similar radii। देखिए ये भी NCERT का ही लाइन है, उसमें आपको ब्रैकेट पे दिया भी है। ZR का कितना 160 पिकोमीटर, HF का कितना 159, थोड़ा कम ही हो गया HF जबकि नीचे है ना। हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड एटॉमिक रेडियस सेम है, इसके वजह से एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मच मोर देन दैट एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप। मतलब एक और सीरीज से दूसरे के बीच जो यूजुअल गैप है उसकी तुलना में यहाँ गैप बहुत कम है, और इसलिए ZR एंड HF आर नोन एज ट्विंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दोनों का साइज लगभग बराबर होने के वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, समझे? उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये आपको एटॉमिक रेडियस में NCERT में सबसे लास्ट लाइन में पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, द डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस कपल्ड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। जैसे देखिए लेफ्ट टू राइट अगर आप जाइएगा, लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज घट रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज घट रहा है, तो एटम का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 क्या पाई आर क्यूब, ये ना होगा पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। तो आर जब घट रहा है, यहाँ पर एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने से आर, ये क्या है द डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस, ये आर घट रहा है। तो आर अगर घटेगा तो वॉल्यूम भी तो घटेगा, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी घटेगा, मास फिक्स हो वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी कम होगा ना, और अगर वॉल्यूम फिक्स हो मास बढ़े तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम तो घट रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये दोनों ही फैक्टर सपोर्ट कर रहा है किसको कि डेंसिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना, डेंसिटी इंक्रीज करना चाहिए। तो वही द डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस coupled with increase in atomic mass results in a general increase in the density of these elements। इसलिए अगर लेफ्ट टू राइट अगर लीजिएगा, मतलब स्कैंडियम से लेकर एकदम कॉपर तक डेंसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन कॉपर के बाद अगर आप जिंक में जाइएगा तो यहाँ डेंसिटी फिर घटने लगता है। बताइए क्यों? यहाँ से उधर तो साइज बढ़ रहा था ना, कॉपर से जिंक का साइज बढ़ा था ना, साइज बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है, देखिए द डेंसिटी ऑफ जिंक, जिंक का डेंसिटी 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज लेस देन दैट ऑफ कॉपर 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, यानी कि कॉपर का ज़्यादा है, जिंक का कम है, जबकि लेफ्ट टू राइट डेंसिटी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ घटने का कारण क्या हुआ, साइज
बढ़ गया, इसलिए वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट गया। मास उस रेशियो में नहीं बढ़ा जिस रेशियो में उसका साइज बढ़ा, इसलिए यहाँ डेंसिटी घट गया। क्लियर? तो ये हो गया आपको एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस वाला पोर्शन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।